नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि की कहानी को सुना रहे हैं। इसे हम आपको 3 भागों में सुना रहे हैं। अभी तक हम आपको भाग 1, भाग 2 सुना चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम आपको सुनाएंगे भाग 3 और ये कर्मभूमि उपन्यास की कहानी का अंतिम भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मभूमि भाग 3। अमरकांत को जैसे ही यह पता चला कि सलीम हरिद्वार में अफसर होकर आया है, वो उससे मिलने के लिए चल दिया। 20-25 मील का पहाड़ी रास्ता था। खूब ठंड पड़ रही थी, लेकिन अमर अपने दोस्त से मिलने के लिए दोपहर बाद चला। उसके पास सिर्फ एक कंबल था। यदि देर हो जाए तो रास्ते में पेड़ के नीचे रुकने के लिए वो 8 बजे शहर पहुंचा। सलीम उससे मिलने तुरंत निकल आया। उसकी हालत देखकर ठिठक गया। दोनों दोस्तों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। अमर ने बताया कि स्वामी आत्मानंद जी के आ जाने से काम काफी आसान हो गया है। फिर अमर के पूछने पर सलीम ने कहा, तुम सकीना से शादी कर लो। अमर ने उत्तर दिया कि मैं सकीना से विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यह समझ रहा हूँ कि मैं औरतों को खुश नहीं रख सकता और सकीना पर मैं जुल्म नहीं करना चाहता। सलीम ने कहा, तो मैं उससे विवाह कर लूं। अमर ने रजामंदी दे दी। दोनों में काशी के हालातों पर बात हुई और सलीम ने उसे सब हाल बताया। सुखदा में आए परिवर्तन से अमर बहुत आश्चर्यचकित था। अमरकांत अपने नए जीवन में बहुत खुश है, बहुत उत्साह से अपना काम कर रहा है। उसने आत्मानंद जी से कहा कि आप कल गांव पिचौरा गए थे, कूड़े के ढेर पड़े थे, आपने साफ नहीं किया। आज मैं उधर गया तो मैंने साफ कराए। उसने चौधरी गुदड़ से भी कहा कि गांव सौताड़ा में भी सब शराब पी रहे थे, मुझे देखकर सामान हटा दिया। यह सब गांव के मुखिया की नाक के नीचे हो रहा था। अमर ने कहा, हमें अपना काम बहुत होशियारी से करना पड़ेगा। पाठशाला का समय हो रहा था। अमर अपनी किताबें लेने कुटिया में गया तो वहाँ मुन्नी दूध लिए खड़ी थी। मुन्नी की जिद पर उसने दूध पी लिया। मुन्नी की बातें सुनकर अमर सम्मोहित हो जाता था। तभी आत्मानंद ने उसे शाला के लिए आवाज दी। इस इलाके के जमींदार एक महंत थे, खूब लगान वसूलते थे। ठाकुर द्वारे में कोई ना कोई उत्सव होता रहता था। गरीबों से लगान वसूला जाता था। अब हालत यह थी कि सारी उपज लगान में चली जाती, घर में कुछ खाने को नहीं होता था। सभी परेशान थे। एक दिन गंगा तट पर पंचायत हुई। इलाके के सभी स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए। आत्मानंद जी को सभापति चुना गया। सब ने अपनी अपनी बात कही। आत्मानंद जी ने कहा कि हमें महंत जी का घेराव करना चाहिए और जब तक वो लगान माफ ना कर दें, नहीं उठना चाहिए। अमर का कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता स्पष्ट रूप से आत्मानंद जी के साथ थी। अमर लोगों के असहयोग से बहुत दुखी था। उसने मन ही मन सोचा कि कल महंत जी से मिलना पड़ेगा। तभी मुन्नी कुएं पर जाती दिखाई दी। अमर ने उसे बुलाया, लेकिन वो न बोली। वापसी में भी नहीं बोली। मुन्नी दोबारा आई और सलोनी काकी के पास गई और खाने का पूछने लगी। बहुत पूछने पर बोली कि 1 रुपया था, वो प्यादा ले गया और अमर भैया कह रहे हैं कि महंत जी से फरियाद करो। सलोनी काकी ने कहा, तुम समझाओ भैया को। मुन्नी बोली, मुझसे तो आजकल वो बात ही नहीं करते। इतने में अमर काकी के झोपड़े में आ गए और बोले कि मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुमने जवाब नहीं दिया। मुन्नी ने कहा कि आपके पास समय नहीं है। अमर को देखकर काकी और मुन्नी ने बात बदल दी और अमर के विचारों का समर्थन किया। अच्छा किया जो सबको रोक लिया, नहीं तो खून खच्चर हो जाता। अमर ने निश्चय किया कि कल महंत जी से मिलने वो जरूर जाएगा। अमर गुदड़ चौधरी के साथ महंत आशाराम गिरी के पास पहुंचा। उनके दर्शनों के लिए भीड़ लगी थी। 8 बज गए तो उसने महंत जी से कहा, आपसे कुछ निवेदन करना है। पास खड़े साधु ने गांव का नाम पूछा। अमर ने नाम बता दिया। उन्होंने आरती के बाद आने को कहा। अमर के पास समय था, इसलिए वो इधर उधर घूमने लगा। पश्चिम की तरफ एक मंदिर था, पूरब की ओर सिंह द्वार था, दाहिने बाएं 2 दरवाजे थे। अमर दाहिने दरवाजे से अंदर गया तो वहां खूब भोजन बन रहा था। वहां से उत्तर के दरवाजे में गया तो वहां बाजार सा लगा था। दर्जी ठाकुर जी की पोशाक सिल रहे थे, सुनार जेवर बना रहे थे। एक कमरे में चंदन घिसा जा रहा था। एक कमरा इत्र, तेल और अगरबत्तियों से भरा था।
फिर बीच वाले प्रांगण में आया और सदर दरवाजे से होता हुआ बाहर आ गया। गूदड़ के पूछने पर अमर ने बताया कि आरती के बाद बात होगी। गूदड़ ने अंदर का हाल सुनकर कहा, गौशाला और गुड़साल देखी है, तुम भी देख लो। मंदिर के दक्षिण में पशुशालाएं थीं। सबसे पहले पील खाने में गया। वहां 25-30 हाथी जंजीरों से बंधे थे। उनके झूले, अंबारियां, गहने सब अलग गोदाम में रखे थे। हर हाथी का अपना एक नाम था, अपना एक सेवक था और अपना एक मकान था। वहां से घुड़साल पहुंचे। कोई 500 घोड़े थे, हर एक जाति के, हर एक देश के। एक घोड़े पर 2 सेवक थे। गौशाला में कोई 400-500 गायें और भैंसें थी। तभी आरती शुरू हो गई। आरती समाप्त होने के बाद वो महन जी से मिलने गया तो पता चला कि कोई रानी जी दर्शन कर रही हैं। आधे घंटे के बाद उसने पूछा तो साधु ने कहा, आज मिलना नहीं हो पाएगा, सुबह आना। वो दोनों वहीं एक धर्मशाला में रुक गए। सुबह महन जी के पास पहुंचे। वो बहुत व्यस्त थे। अमर ने गुस्से से पूछा, हम कब मिलेंगे? साधु ने उसका परिचय पूछा। अमर ने कहा, मैं उनके इलाके की खबर लाया हूँ। साधु ने उसे कारकुन से मिलने की सलाह दी। कारकुन ने अर्जी लिखकर देने को कहा। नजराना दे सको तो अच्छा है। वापस जाकर उन्होंने सारी बात बताई। सब लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा। इधर आत्मानंद जी गांव गांव घूमकर सबको भड़का रहे थे। 7वें दिन अमर को महंत जी के सामने पेश किया गया। महंत जी के पूछने पर अमर ने कहा, आपके आसामियों की हालत बहुत खराब है। उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन लगान वो सामान बेच कर दे देते हैं। महंत जी ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस फसल की वसूली रोक देता। मैं सरकार को पत्र लिखूंगा और जो उत्तर आएगा उसे आसामियों को भिजवा दूंगा। अमर ने कहा, आप अपने कारिंदों से कह दीजिए कि वो बहुत सख्ती ना करें। महंत जी ने उसकी बात मान ली। अमर ने गांव पहुंचकर सब बताया। काशी ने कहा, देखो यदि कुछ हो जाए। आत्मानंद जी अभी भी सबको भड़का रहे थे। सभी गांवों में यह खबर पहुंच गई थी कि महंत जी ने सरकार को आधी छूट के लिए लिखा है। कारिंदों ने दूसरे दिन तो कड़ाई की, लेकिन तीसरे दिन से नर्म हो गए। 2 सप्ताह हो गए, कोई हुक्म नहीं आया तो सबको चिंता हुई। अमर सलीम को लेकर हकीम जिला मिस्टर गजनवी से मिला। उन्होंने बताया कि महंत जी ने लिखा है कि सरकार जितनी मालगुजारी छोड़ेगी मैं उतना लगान छोड़ दूंगा। अभी इस काम में 6 महीने लगेंगे। अभी किसानों की रिपोर्ट जाएगी, तब कुछ हुक्म आएगा। मिस्टर सलीम ही आएंगे तहकीकात करने। उन्होंने कहा, क्यों न तुम्हारे दोस्त स्वामी को किसी केस में फंसवा दें, तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कहता है। उन्होंने सलीम से कहा कि थानेदार को लिख दो कि स्वामी की खबर ले। फिर सब में काम के अतिरिक्त बहुत सारी बातें हुई। मिस्टर गजनवी ने सुखदा की बहुत तारीफ की। अमर ने मिस्टर गजनवी से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया कि हमारे एक मित्र हैं शांति कुमार जी, उन्होंने भी शादी नहीं की। मिस्टर गजनवी ने याद करके बताया कि हम दोनों ऑक्सफोर्ड में साथ पढ़ा करते थे। मैंने लिटरेचर लिया था और उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी। उन्होंने कहा, अब शायद वो यूनिवर्सिटी में हैं। सलीम ने शांति कुमार के इस्तीफे तक की सारी बात बताई। मिस्टर गजनवी ने कहा, मुझे तो उन दिनों टीबी थी, इसलिए शादी नहीं की। उन्होंने कहा, मुझे उनका पता देना, यहाँ आने की दावत दूंगा। सलीम ने कहा, मैंने बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। मिस्टर गजनवी ने कहा, उन्हें किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बुलाएं और कुछ चंदा दिला दीजिए। सलीम ने गांव में आकर सब हाल बताया और कहा कि कोई भी हाकिम परगना के सामने झूठ नहीं बोलेगा। अब खरीफ बो दो, रुपया उठाने की छूट का जिम्मा मैं लेता हूँ। स्वामी आत्मानंद जी को भी एहसास हो गया कि अब पहलू बदलना चाहिए। वो एक सभा में अमर के सामने झुके। अमर ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों में सहयोग हो गया। सलीम तहकीकात करने आया। एक बार कुछ गांव की तहकीकात करके चला गया, फिर सख्ती होने पर आया और अपना काम किया। महंत जी ने सरकारी फैसले के आने तक रुपए में 4 आने की छूट दे दी थी। कारिंदे फिर से सख्ती करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गंगा के तट पर एक विराट सभा हुई। स्वामी आत्मानंद जी ने कहा कि भाइयों, अधिकतर सभी ने आधा लगान दे दिया है। तुम्हें आधे के आधे की ही चिंता है। हमें उम्मीद है कि ये छूट 8 आने तक की हो जाएगी। तभी डाकिये ने नैना का पत्र अमर को दिया। पत्र पढ़कर अमर सुखदा के चरणों में नतमस्तक हो गया।
उसके मुख पर तेज आ गया, जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। उसने वहां क्या बोला उसे पता नहीं, औरों ने क्या बोला वो भी उसे पता नहीं। मुन्नी ने उससे कहा, आज तो तुमने आग लगा दी। अमर को अपने शब्द याद आ गए। उसने कहा, जब तक हम लगान देना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सलीम 7-8 मील की दूरी पर डाक बंगले में था। जब उसे थानेदार से अमर की सभा की खबर मिली, उसने थानेदार से पूछा कि क्या महन जी की तरफ से कोई जाती हुई है। थानेदार के मना करने पर वो सोच में पड़ गया कि अमर ने यह क्यों किया। सलीम और थानेदार सदर पहुंचे और मिस्टर गजनवी से मिलकर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि नेतागिरी का स्वर बहुत हो गया, उन्हें गिरफ्तार करना होगा। सलीम खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मिस्टर गजनवी ने डीएसपी को भेजने को कहा और यह भी कहा कि वो आपके दोस्त को हथकड़ियां डालकर लाएंगे, तो वो मजबूरी में मान गए। उन्होंने घर जाकर सकीना को पत्र लिखकर सब बताया और गाड़ी मंगाकर अमर को गिरफ्तार करने चल दिए। अमरकांत और आत्मानंद जी दोनों एक साथ घर में घुसे। उन्होंने शरबत पिया। फिर अमर सलोनी काकी से मिलने गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इतने में सलीम पहुंच गया। सलीम ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अमर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। अमर के पूछने पर सलीम ने उसे सच बताया और यह भी कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अमर ने मुन्नी से धोबी के यहाँ से कपड़े लेने के लिए और काकी को दवा पिलाने के लिए कहा। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे बात कर रहे थे। इधर जैसे ही गाड़ी मुड़ी, मुन्नी समझ गई कि अमर पकड़ा गया। वो जोर से चिल्लाई कि लाला पकड़े गए। सब इकट्ठे हो गए और सलाह करके गाड़ी को रोक लिया। अमर ने उन्हें समझाया कि जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा करना। इतने में मुन्नी ने चिल्लाकर कहा, सब मिलकर लाला को गाड़ी से उतार लो। लोग आगे बढ़े, लेकिन अमर ने उन्हें समझा दिया। लखनऊ की सेंट्रल जेल में सुगदा जनाने वार्ड में एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। तभी लेडी मैट्रन ने कहा कि आपके ससुर मिलने आए हैं, 20 मिनट का समय है। सुगदा मुन्ने को लेकर ससुर से मिलने पहुंची। लाला जी ने मुन्ने को प्यार किया, सुगदा को आशीर्वाद दिया। मुन्ने के लिए वो मिठाई, कपड़े, फल आदि लाए थे। उन्होंने बताया कि नैना वापस चली गई है। लाला मनीराम अपने पिता से अलग होकर दूसरा विवाह कर रहे हैं। तुम्हारी माताजी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। आंदोलन अभी भी जारी है। उसकी कमान पठानिन ने संभाल ली है। सकीना की शादी की बात सलीम से चल रही है। हरिद्वार से कोई पत्र आया था। सुगदा के पूछने पर लाला जी बोले, सलीम का आया था। आजकल वो ही वहाँ हाकिम है। उसने भी धरपकड़ कर दी है। उसने खुद ही लाला जी को पकड़ लिया है। अरे मुझसे बात नहीं करनी थी, नैना को या शांति कुमार को तो लिखते, पैरवी हो जाती तो AB का दर्जा मिल जाता। सुगदा ने कहा, आप अब चले जाइए। लाला जी नहीं मान रहे थे, लेकिन सुगदा के समझाने पर मान गए। सुगदा ने कहा, मैं और आप दोनों ही उन्हें विलासपूर्ण जीवन में बांध कर रखना चाहते थे, जबकि वो एक तपस्वी हैं, इसलिए यह सब हुआ। लाला जी ने कहा कि वहाँ भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहाँ का हाल समाचार पत्रों में छपने लगा है। उसी से पता चला कि कोई मुन्नी नाम की महिला भी आदमियों के साथ गिरफ्तार हुई है। मुलाकात का समय पूरा हो चुका था। मैट्रन अब और रियायत नहीं कर सकती थी। लाला जी ने मुन्ने को प्यार किया, बहू को आशीर्वाद दिया और बोले, यहीं से चला जाऊंगा। सुगदा जब अपने कमरे में वापस आई तो देखा कि एक चौकीदारिन एक कैदीन को मारपीट रही थी और सफाई करा रही थी। कैदीन विरोध कर रही थी। सुगदा ने उससे बात की और कहा, अकेले मन नहीं लगता, इसलिए तुम्हें बुला लिया। उसे कैदीन से पता चला कि उसका नाम मुन्नी है और वो हरिद्वार से आई है। सुगदा ने अमर के बारे में पूछा तो वो बोली कि हाँ जानती हूँ, वो ही हमारे अगुआ हैं। सुगदा ने बताया कि वो हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। सुगदा ने अमर के बारे में मुन्नी से पूछताछ की। मुन्नी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? सुगदा ने कहा कि जैसे तुम आई, यहाँ भी कुछ वैसा ही आंदोलन चल रहा है। मैट्रिन के आने पर सुगदा ने कहा, मैं अब मामूली कैदियों के साथ रहूंगी। मैट्रिन ने बहुत समझाया, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। पहाड़ी पर पुलिस का घेरा था। पाठशाला जला दी गई थी। लाला समरकांत वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही आत्मानंद जी आ गए। सारे गांव में पता चल गया कि भैया के पिताजी आए हैं। सब एकत्र हो गए। गूदर से लाला जी ने कहा कि यहाँ कोई अफसर है?
सबसे बड़े अफसर तो भैया जी के दोस्त ही हैं। गूदड़ ने बताया कि भैया जी के दोस्त ने सलोनी काकी को हंटर से बहुत मारा। लाला जी के आने की सुनकर वो भी आ गई। उसकी हालत देखकर लाला जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सलीम से मिलकर आने के लिए कहा। तेजा और दुर्जन उन्हें रास्ता दिखाने के लिए साथ में चले। सामने से 5 सवार आते दिखाई दिए। तेजा ने एक पत्थर उठाकर मार दिया। एक सवार की पगड़ी गिर गई। बाकी सवार लाला जी तक पहुंचे तो सलीम ने उन्हें पहचान कर कहा, आप यहाँ? लाला जी ने कहा, मुझे भी मारो जैसे उस बुढ़िया को मारा था। लाला जी ने सलीम पर बहुत गुस्सा किया। सलीम उन्हें डाक बंगले ले गया। लाला जी ने कहा, अपने दोस्त को गिरफ्तार किया तो उसे अच्छा दर्जा दिला देते। सलीम ने कहा, मैंने उसे दूसरा दर्जा दिला दिया था। अमर ने खुद ही मामूली कैदियों का दर्जा चुना है। लाला जी ने कहा, तब तो प्रयास करना बेकार है। क्या उससे मुलाकात हो सकती है? सलीम ने कहा, कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि तारीख तो नहीं है। डर अमर की तरफ से ही है। वो मानेगा या नहीं पता नहीं। सलीम ने लाला जी से कहा कि अब तो आप भी इन सब कामों में शरीक होते हैं। लाला जी ने कहा, मैं इस उम्र में क्या करूंगा? बेटा बहू जेल में है। नैना भी जाने की तैयारी कर रही है। लाला जी ने सलीम को समझाया कि तुम्हें सरकारी हुक्म मानना पड़ता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे तुम थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो कि तुम पहले अपना इत्मीनान कर लो कि तुम तो नाइंसाफी नहीं कर रहे हो। सलीम को यह सुझाव अच्छा लगा। खाने का समय हो गया था। संध्या के बाद लाला जी और सलीम ने साथ में खाना खाया। लाला जी और सलीम प्रातः गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर लाला जी ने सबको समझाया कि अपने हाकिम से लड़ा नहीं जाता, अपने हाकिम की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों में और सलीम में मेल करा दिया। सलीम ने 100 रुपये दवा के लिए देने को कहा तो लाला जी ने स्वामी जी से कहा, डाक बंगले पर चलो, मेरे से 900 रुपये ले लो। उन्होंने गुदर से कहा कि यह सब आप ही से लूटा है, जो आपको वापस दे रहा हूँ। अमरकांत को जेल में गांव में आग लगने और सलोनी काकी की मार का पता चला तो उसे बहुत ही क्रोध आया। अगली सुबह उसे जेलर ने बताया कि उसका तबादला लखनऊ हो गया है, वहीं तुम्हारी पत्नी भी है। उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी आए थे, लेकिन तारीख नहीं थी तो साहब ने मिलने नहीं दिया। साथ में मिस्टर सलीम भी थे। अमर ने इलाके के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेल करा दिया है और 1000 रुपये दिए हैं। सुनकर अमर खुश हो गया। सुखदा भी जेल में है। यह सुनकर जैसे उसमें नई चेतना आ गई थी। अमरकांत को लखनऊ की जेल में आए हुए 3 दिन हो गए थे। उसे आटा पीसने का काम दिया गया था। एक चक्की पर 2 लोग थे। शाम को आटा तौला जाता था, कम होने पर मार पड़ती थी। अमर आटा पीसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे तेज हाथ नहीं चल रहे थे। उसके साथी ने अपने बारे में बताया कि वो वही काले खां है जिससे अमर ने 200 रुपए के कड़े 30 में भी लेने से मना कर दिया था। काले खां के पूछने पर अमर ने अपनी कहानी बताई। काले खां ने कहा, हम तो 6 महीने जेल में ही रहते हैं। अमर के जिद करने पर भी अमर को चक्की नहीं पीसने दी। उसने कहा, यह सब काम हमारे लिए है, आप रियाया के लिए लड़ते हैं। काले खां अब बहुत बदल गया था। उसे अल्लाह पर बहुत विश्वास हो गया था। उसने पहले अपना आटा पीसा, फिर बाकी सबका बचा हुआ आटा पीस दिया और नमाज पढ़ने लग गया। इतने में जेलर साहब आ गए। सब अपने अपने थैले लेकर तुलवाने के लिए आ गए। अमर से उन्होंने कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? अमर ने कहा, वो नमाज पढ़ रहा है। जेलर ने उसे नमाज से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नमाज पढ़ना बंद नहीं किया। जेलर साहब ने उसे इतना मारा कि खून निकलने लगा। सब वहां से चले गए। अमर ने उसके घावों को धोया। बैरक में उस रात कोई नहीं सोया। सबने सलाह की कि प्रातः जेलर को ठोक दिया जाए, तो काले खां ने रोक दिया। उसने कहा, अल्लाह की यही मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रातःकाल काले खां की जीवन लीला समाप्त हो गई। सभी कैदियों की आंखें भर आईं। लाला समरकांत के जाने के बाद सलीम ने इलाके का दौरा किया और उसने आसामियों की दीनता की एकदम सही रिपोर्ट मिस्टर गजनवी के पास भेज दी। रिपोर्ट पढ़कर मिस्टर गजनवी ने उन्हें सदर बुलाया। मिस्टर गजनवी ने कहा कि हमारा काम सरकार की आज्ञा मानना है।
सरकार ने कहा कि कर वसूलो तो वसूलो, लेकिन सलीम का कहना था कि हम प्रजा की सेवा के लिए हैं, हमें प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहिए। मिस्टर गजनवी ने बहुत ऊंच नीच समझाई, लेकिन जब सलीम नहीं माना तो उन्होंने रिपोर्ट ऊपर भेज दी। 1 सप्ताह के अंदर ही उसे पृथक कर दिया गया। सलीम ने नए अफसर को चार्ज दिया। उसे जिस दिन जाना था, बहुत सारे लोग उसके डेरे के पास इकट्ठे हो गए और उसे रोक लिया। अब सलीम उनका नेता बन गया था। एक दिन संध्या के समय सलीम और आत्मानंद जी अभी लौटे ही थे कि नए सिविलियन अफसर मिस्टर घोष पुलिस के साथ आ गए और मवेशियों को कुर्क करने का आदेश दे दिया। कुछ कसाई पहले ही बुला लिए गए थे। सभी मवेशी मदरसे में इकट्ठे किए जाने लगे। सलीम विरोध कर रहा था। इतने में अहीरों के महल में लाठी चल गई। सब उधर भागे। केवल सलीम वहां रह गया। उसने कसाईयों के नेता तेग मोहम्मद से मवेशियों को ना खरीदने के लिए कहा। सरगना नहीं माना। बात इतनी बड़ी कि दोनों में हाथापाई हो गई। जब सरगना ढेर हो गया तो उसके साथी सलीम से लड़ने लगे। इतने में सलोनी काकी आई अपनी गाय ढूंढती हुई और उन्होंने दोनों साथियों पर पीछे से लाठी बरसाई। सलीम ने मवेशियों को खोल दिया। वो सब भाग गए। इतने में आत्मानंद जी ने सलीम से उसकी रिवॉल्वर मांगी। सलीम ने मना कर दिया। पूछने पर आत्मानंद जी ने बताया कि इन लोगों ने 4-5 आदमियों को मार दिया है, 10-12 जख्मी हैं, इन्हें भी मजा चखाना है। इतने में एक युवती डरी सहमी आई और समीर के पैरों पर गिर गई। उसने बताया कि घर में कोई नहीं है और सिपाही उसके घर में घुस गए हैं। उसने बताया कि उसने 2 आदमियों को मारा है। इतने में सिपाहियों ने आकर उसके बाल पकड़ लिए और उस पर गुस्सा करने लगे। तब उस युवती ने कहा कि तुमने मेरी बाह पकड़ी थी, इसलिए मारा। सलीम युवती को बचाने के लिए आगे आया। मिस्टर घोष भी आ गए। सलीम और मिस्टर घोष में बहस हुई, फिर मारपीट हुई। सलीम और उस युवती को सदर भेज दिया गया। मृतकों को गंगा की तरफ ले जाया गया। काले खां की मृत्यु के बाद से अमर कैदियों के हालचाल पूछता, उनके घर पत्र लिखकर दवा का प्रबंध करता, अधिकारियों से मिलकर कैदियों की समस्या कहता। उसे अब लगता था कि सुगदा की उपेक्षा उसने अपने दंभ में की थी और सकीना की हीनावस्था का फायदा उठाना चाहा। मुन्नी से भी उसे प्रेम नहीं था, लेकिन वह अब समझ रहा था कि मुन्नी से जो वो विनोद करता था वो भी कामुकता ही थी। पिता के लिए भी उसके विचार बदल गए थे। संध्या के समय अमर परेड में खड़ा था कि उसे सलीम आता दिखाई दिया। दोनों दोस्त गले मिले। सलीम ने सारा किस्सा अमर को बताया। अमर ने कहा, ये तो नादानी हो गई। जब एक शर्त पर जमीन ली है तो उसे पूरा करो। दोनों में विचार विमर्श हुआ। सलीम ने बताया कि स्वामी जी तो जेल में हैं, अब सकीना वहां आ गई है। दोनों दोस्त बहुत देर तक इसी मुद्दे पर बात करते रहे। फिर वार्डन के कहने पर अपने अपने कमरे में चले गए। अमर ने प्रभु से रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना की। उसे प्रकाश में साफ रास्ता दिख रहा था। पठानिन की गिरफ्तारी से सारे शहर में हलचल थी। सब घटना स्थल की ओर भागे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ईंटों के ढेर पर एक आदमी खड़ा है। सब उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। वो लाला समरकांत थे। उन्होंने कहा कि पठानिन माता ने हम सबके लिए त्याग किया है। हड़ताल कीजिए, लेकिन 1 या 2 दिन की नहीं, तब तक हड़ताल चलेगी जब तक हमारी सुनी नहीं जाएगी। इतने में पुलिस आ गई और उन्हें ले गई। तभी लोगों ने देखा कि एक महिला अब उसी मंच पर खड़ी है। वो रेणुका देवी हैं। उनका भाषण भी चल ही रहा था कि पुलिस उन्हें लेने आ गई और वो उनके साथ चल दी। लोगों ने देखा कि इस बार डॉक्टर शांति कुमार उसी मंच पर खड़े थे। वो भी लोगों को हड़ताल करने के लिए समझा रहे थे। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार ज्यादा संगठित होकर हड़ताल करनी है। पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। इनके बाद नैना ने भी मंच संभाला और अब वो अपने ससुराल वालों से भयभीत नहीं थी। नैना ने भी अपने भाषण में गरीब के हक की बात की। अपना भाषण समाप्त कर वो झंडा लेकर गाती हुई म्यूनिसिपैलिटी की तरफ निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे 8-8 आदमियों की श्रृंखला में सभी चल रहे थे। इतने लोग थे कि पंक्तियां खत्म नहीं होती थीं। हाफिज हलीम ने टेलीफोन रखते हुए बोर्ड को बताया कि शांति कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। मिस्टर सेन ने कहा, अब आंदोलन की जड़ कट गई। पंडित ओमकारनाथ जी बोले, जमीन पर अब बंगले नहीं बनेंगे। शगुन तो यही कह रहे हैं। मिस्टर शफीक, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और शांति कुमार के मित्र भी थे, उन्होंने कहा, यदि पॉलिसी नहीं बदली तो शहर में बहुत दिक्कत हो जाएगी, हड़ताल लंबी चलेगी।
फिर फ़ोन की घंटी बजी। हाफिज हलीम साहब ने कहा कि लगभग 25,000 लोग हमारी ओर आ रहे हैं। हाथ उठवा के वोटिंग की गई तो फैसला हुआ कि जुलूस को रोका जाए, चाहे जो करना पड़े। फिर फ़ोन की घंटी बजी। डीएसपी कह रहा था कि लाला मनीराम ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। सारे बोर्ड में सनसनी फैल गई। लाला धनीराम ने कहा कि जिस भवन को मैं बना रहा था वो एक क्षण में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों को मुझसे हमदर्दी है तो जमीन लोगों को दे दीजिए, नहीं तो पता नहीं कितने ही भस्म हो जाएंगे। सभी 25 बोर्ड मेंबर ने जमीन मकान बनाने के लिए दे दी और आगे आकर उन्होंने अर्थी पर फूल बरसाए और हाफिज हलीम ने उन्हें बोर्ड का निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि अमर खान जैसे शरीफ लोगों की सोहबत में मेरा लड़का भी जेल में है। मेरा यही सुझाव है, जब मकान बने तो वहां इन देवी की प्रतिमा लगे। 6 महीने पहले यह संग्राम एक देवी के द्वारा ही शुरू हुआ था, वो अब एक दूसरी देवी की बलि लेकर खत्म हुआ। इधर सकीना जेल पहुंची और उधर सुखदा रेणुका देवी पठानेन की रिहाई का परवाना आ गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि यह सब नैना के बलिदान का ही फल है। सकीना और सुखदा में अमर और सलीम को लेकर बात चल ही रही थी कि वार्ड में 3 लोग आए। सबने उन्हें पहचान लिया। अमर और सलीम थे। अमर को नैना के बारे में सब पता चला। उसे अपने पिता के बारे में भी पता चला। यह सब सुनकर अमर की आंखों से आंसू निकल पड़े। यह आंसू गौरव के थे। उसने समझ लिया कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। रेणुका जी ने मुन्ने को अमर की ओर उठाते हुए कहा कि यही है तेरे बाबूजी, लेकिन वो अमर से डर रहा था। अमर ने सुखदा की प्रशंसा की और सभी देवियों को प्रणाम किया। सकीना पठानेन की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, देखा आप गलत थी। सुखदा भी अमर को वापस पाकर बहुत खुश थी। मुन्नी की स्थिति उसके समान थी जिसके हाथ से पक्षी उड़ गया। फिर सकीना और मुन्नी पानी भरने के लिए चली गईं। सलीम भी सकीना के पीछे गया। रेणुका जी अमर के लिए कुछ खाना बनाने चली गईं। उन्हें यहाँ सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अमर और सुखदा बातें कर ही रहे थे कि सेठ धनीराम जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि गवर्नर साहब ने सभी कैदियों को छोड़ने का हुक्म दिया है और एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अमर और सलीम होंगे। इनके अलावा अमर को 3 और लोगों को चुनने का अधिकार होगा। सरकार की ओर से बस 2 आदमी होंगे। सलीम और सेठ जी में कुछ बातें हुई। तभी मोटर आ गई। देवियां चलने की तैयारी करने लगी। अमर और सलीम के कपड़े भी मंगवा लिए गए। तभी एक दूसरी मोटर में लाला समरकांत जी, आत्मानंद जी और हाफिज हलीम आए। सभी अपने परिजनों से मिलकर बहुत खुश थे। सब स्टेशन पर पहुंचे। अमर को उदास देखकर सुखदा ने पूछा तो अमर ने कहा, यह सब पहले भी हो सकता था। हमारी गलत नीति के कारण बहुत लोगों की जान गई। सुखदा ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की मर्जी से हुआ। तभी लाला समरकांत मुन्ने को लेकर आ गए और बोले, काशी चलना है ना? अमर ने कहा, नहीं, मैं तो हरिद्वार जाऊंगा। सुखदा ने कहा, फिर सभी हरिद्वार चलते हैं। तो ये था कर्मभूमि उपन्यास का अंतिम और तीसरा भाग। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें ये भी बताइए कि आप और कौन-कौन से उपन्यास की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।